Morning, students. This is the topic of history when people rebel. This is basically based on the 8th standard and for very important for NTSC exams. 1857 एंड आफ्टर. देखिए, व्हेन पीपल रिबेल यानी कि विद्रोही कब बना, मानव विद्रोही कब बना, ये 1857 1857 के बाद ये उसकी इसको हम एज ए मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी काउंट कर सकते हैं. तो वो पॉलिसीज जो स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे रिबेलियंस के तौर पे इंडियंस जो है सामने आए, कैसे कैसे रिवॉल्यूशंस हुए, उनकी कंडीशंस क्या थी, ब्रिटिशर्स का उनके ऊपर कौन सा रवैया था, वो सब इसके अंदर हम स्टडी करेंगे. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं, या स्टार्टिंग अगर हम कहें इस टॉपिक की, वो होती है पॉलिसी एंड द पीपल. पॉलिसीज एंड द पीपल क्या कहता हूँ. In the previous chapters, you looked at the policies of East India Company and the effect they had on the different people. इससे पहले के चैप्टर्स में आप लोगों ने किया होगा कि जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो पॉलिसीज़ कैसी थी, उन पॉलिसीज़ का इंडियंस जो थे उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता था. द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी वर अफेक्टिंग किंग, क्वीन, फीजियंट्स एंड द सीपॉयज. जो पॉलिसीज़ थी कंपनी की, उन्होंने अफेक्ट किया भारतीय राजाओं को, किंग्स को, वहाँ की क्वींस जो रानियाँ थी, पीजियंट जो थे या वहाँ के सीपोए थे, सबको उन्होंने अफेक्ट किया. ठीक है. अब इन पॉलिसीज़ का इफेक्ट क्या होता है, इनके इफेक्ट से क्या हुआ, नवाब लूज देयर पावर. इंडिया के अंदर जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, अपनी पावर्स को लूज करना स्टार्ट, यानी कि उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट होगी. कहता द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ इंडियन किंग स्टार्टेड डिटरोटिंग ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से भारतीय राजाओं की जो पावर थी वो धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो चुकी थी. सच एज अपॉइंटिंग द रेजिडेंट एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. देखिए, रेजिडेंट दो ये पॉलिसीज़ जिसका इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, रेजिडेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इस तरह की जो पॉलिसीज़ थी जिससे क्या हुआ, जो इंडियन किंग्स थे उनकी पावर कंटिन्यू डाउन होना स्टार्ट हो गई थी. रेजिडेंट ये जो कंसेप्ट था, ये लॉर्ड वेल्जली इस कंसेप्ट को लेके आए थे. इस कंसेप्ट में क्या था, रेजिडेंट कौन होते थे, दे वर ब्रिटिश एजेंट इन इंडियन किंग कोर्ट. ये ब्रिटिश एजेंट होते थे भारतीय राजाओं के कोर्ट के अंदर. ठीक है. अब इनका केवल ये नहीं था कि ये कोर्ट के अंदर एज ए एजेंट ये लोग बैठते थे, दे इंटरफेयर इन द पर्सनल मैटर ऑफ द इंडियन किंग. इनका काम क्या था, ये इंटरफेयर करते थे. जो पर्सनल मैटर होता था इंडियन किंग का, जो उनके पर्सनल मामले जो होते थे उनके अंदर वो क्या करते थे, इंटरफेयर करते थे, जिससे क्या होता था, उनकी पॉलिसीज इफेक्ट होती थी. ठीक है. सेकंड पॉलिसीज क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. हड़प की नीति, आप लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा होगा. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी जो थे, ये कंसेप्ट किसका था, लॉर्ड डलहौजी का कंसेप्ट था. क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है रेजिडेंट का कंसेप्ट किसका था, ये कंसेप्ट था लॉर्ड वेल्जली का, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये था लॉर्ड डलहौजी का. देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहता है. कहता द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसीज अप्लाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ये एनेक्सेशन एक हड़प की पॉलिसी थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर इस पॉलिसीज को लागू किया. द पॉलिसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लॉर्ड डलहौजी. किससे कनेक्ट थी, किसके द्वारा जुड़ी हुई थी, या कौन था जो इस पॉलिसीज को लेके आया था, वो था लॉर्ड डलहौजी. हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. वो कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे बिटवीन 1848 टू 1856. 1848 से लेकर 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को स्टार्ट किया. अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स. अवध जो था वो लास्ट टेरिटरी था जिसको एनेक्स किया गया. ठीक है, जिसको उन्होंने अपने अंदर शामिल किया गया. देखिए क्या कहता है, इन 1801 1801 में अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध. सबसे पहले क्या हुआ, 1801 के अंदर सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी यानी कि स्थायी बंदोबस्त की ये पॉलिसीज थी. ये पॉलिसी 1801 में अवध के ऊपर लागू की गई. एंड 1856 और 1856 में ड्यू टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति के बेस पे इट वॉज टेकन ओवर. इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हो गया पूर्ण रूप से. अवध किसके अंडर में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ये आ गया था. ठीक है. दिस शोज दैट द इंडियन किंग डिस्ट्रॉय देयर पावर इन स्लो मोशन. ये सभी चीज़ें जो हमने पॉइंट आपको बताया, सब्सिडी अलायंस हमने बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमने बताया. ठीक है. इन सब पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था, जो इंडियन जो किंग थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, उनकी जो पावर थी वो डिस्ट्रॉय होती जा रही थी.
बट सम ऑफ द किंग स्टार्ट टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोजेक्ट देयर इंटरेस्ट। लेकिन कुछ उनमें से कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने नेगोशिएट करना स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज थी उनको नेगोशिएट किया। जैसे कि द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी एंड नाना साहेब ट्राई टू परस्यू ब्रिटिश फॉर नॉट अनेक्सिंग देयर टेरिटरी। उन्होंने क्या किया, परस्यूट किया उनकी टेरिटरी को कि भाई जो रानी ऑफ झांसी जो था या जो नाना साहेब जो कानपुर के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो टेरिटरी है वो क्या उसको अनेक्सेशन उसका ना हो। बिकॉज ऐसा उन्होंने क्यों किया, रानी लक्ष्मीबाई हैव अडॉप्टेड सन। रानी लक्ष्मीबाई की बात क्या था, उनका जो पुत्र था वो अडॉप्टेड सन था, गोद लिया हुआ पुत्र था, और नाना साहेब जो थे वो ऑलरेडी अडॉप्टेड सन थे बाजीराव पेशवा के, ठीक है। तो ये हमने अभी तक हमने देखा था जो वहाँ के जो राजा थे उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। अब इफेक्ट देखते हैं द पीजेंट एंड द सिपॉय, कि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उनका पीजेंट्स और सिपॉयज के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। कहता पीजेंट वर बर्डन विद द हैवी टैक्सेज, वी नो दैट द ब्रिटिश इम्पोज द रेवेन्यू सिस्टम लाइक द परमानेंट रैयतवाड़ी एंड मालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। क्या था, जो पीजेंट थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस, बहुत भारी जो कर था वो लगाया जाता था, जिससे क्या होता था उनकी जो कंडीशंस जो थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, ठीक है। तो कुछ एक टैक्सेस जो इन्होंने बताए, परमानेंट सिस्टम जो था, एक रैयतवाड़ी सिस्टम था, एक महलवाड़ी सिस्टम था, ठीक है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर से इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। परमानेंट सेटलमेंट क्या कहता है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज ब्रॉट इन टू अफेक्ट बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडेड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। देखिए जो परमानेंट सिस्टम था सबसे पहले कहाँ पे आया, बंगाल के अंदर आया। कौन लेके आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मेरे यहाँ से पूछ सकता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या था। पहली बात तो क्या था, एक रेवेन्यू टैक्स था। सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ, बंगाल के अंदर। कब हुआ, 1793 में। किसने इंट्रोड्यूस किया, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यहां से आपके 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें। दिस वॉज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द जमींदार। बेसिकली क्या था, एक एग्रीमेंट था कंपनी के बीच में और जमींदारों के बीच में टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू, ताकि वो जो लैंड रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दें। एंड दिस परमानेंट सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज द जमींदारी सिस्टम। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी रेडी हो रहा है कि जमींदारी सिस्टम कौन सा था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को भी हम क्या कहते हैं, जमींदारी सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सिस्टम, तो क्या होगा, जमींदारी सिस्टम। अब सेकंड है आपका रैयतवाड़ी। आई होप आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अपकमिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो आपके पास पहुँचते जाए। सेकंड है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या कहता है, दिस सिस्टम वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ये क्या था, ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया का, इंट्रोड्यूस बाई थॉमस मुंद्रो। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, थॉमस मुंद्रो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इससे पहले परमानेंट सेटलमेंट आया था, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। रैयतवाड़ी ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसको थॉमस मुंद्रो ने कब किया था, 1820 के अंदर। परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम को कब हुआ था, 1793 इन बंगाल। बेस्ड ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेड बाई द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन द बारामहल डिस्ट्रिक्ट, ओके। अब आपका थर्ड आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम क्या कहता है, द महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। देखिए इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1822 में। किसने किया गया, हॉल्ट मैकेंजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। रैयतवाड़ी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस मुंद्रो ने किया था। एंड परमानेंट सेटलमेंट को किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, ठीक है, बंगाल के अंदर। कहता है इट कवर्ड द स्टेट्स ऑफ पंजाब। जो मालवाड़ी सिस्टम था या महलवाड़ी सिस्टम जो था, उसने कौन कौन से स्टेट्स को कवर किया, पंजाब स्टेट्स को कवर किया, अवध को कवर किया, आगरा को कवर किया, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा को कवर किया एंड मध्य प्रदेश, यानी कि इन स्टेट्स को इन्होंने कवर किया, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, सिपोई और पीजेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ था ये। उसके बाद हमने क्या कहा था, टैक्सेस के बारे में पढ़ा था। 3 तरह के टैक्सेस आए थे आपके, परमानेंट सेटलमेंट का टैक्सेस आया था आपका, रैयतवाड़ी सिस्टम आया था आपका, महलवाड़ी सिस्टम आया था। सेकंड पॉइंट क्या था कि लैंड्स वर टेकन अवे फ्रॉम देम ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स।
सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि जो लैंड्स जो थी वो उनसे वापस छीन ली गई थी। क्यों कब्जा कर लिया गया था उनकी ज़मीनों पे? क्योंकि वो टैक्स पे करने में असमर्थ थे, वो टैक्स पे नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीनें थी वो हथिया ली गई थी। तो ये क्या था, एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट था हमारे सीपोएस के ऊपर एंड हमारे पीजेंट्स के ऊपर। अब कहता है कंडीशंस ऑफ सीपोए, सीपोए का कंडीशंस क्या था वहाँ पे उस टाइम में? कहता है सीपोएस वर अनहैप्पी विद देयर सैलरी एंड द अलाउंस। क्या थे वो? अपनी सैलरी को लेके या अपने अलाउंसेस को लेके वो खुश नहीं थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि सीपोएस वर फोर्स टू फॉलो द रूल्स विच वर अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ। क्या था वहाँ पे भी? क्या था, कुछ इस तरह के नियम बनाए गए थे कि जो वो उन नियमों से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट था किसके? उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स जो थे, जो उनके धार्मिक जो मान्यताएं थी, उनसे बिल्कुल अलग जो उन्होंने नियम बनाए थे, तो उनको ज़बरदस्ती उनको पालन करना पड़ता था, जिससे वो क्या थे, उससे खुश नहीं थे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है 1824। कहता है 1824 द सीपोए were told to Burma by the sea route to fight for the company। उनसे कहा गया कि 1824 में कि आप बाय सी रूट आप बर्मा जाएंगे युद्ध के लिए, बट उन्होंने क्या किया? दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। उन्होंने मना कर दिया कि हम वी कांट डू दिस, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सिस्टम ऑफ सम सिपोइज। कुछ जो सिपोई जो थे, कुछ सिपाही जो थे, उनके रिलीजियस सिस्टम के अगेंस्ट में था। बट दे एग्री टू गो विद द लैंड रूट। उन्होंने क्या कहा? वो एग्री थे किस चीज़ को लेके? लैंड रूट को। उन्होंने कहा कि हम सी रूट से नहीं जाएंगे, हम युद्ध करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन हम लैंड रूट से जाएंगे। अब इस चीज़ का क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। तो उनको लगा कि वो तो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो बातें हो रही है, जो उनके पॉइंट्स जो हो रहे हैं, या उसके जो रूल्स जो उन्होंने बनाए हैं, वो उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? आफ्टर दिस दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन। उन्होंने क्या किया कि उनको बहुत सजा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके जो प्रपोजल्स थे या उनके जो रूल्स थे, उन रूल्स को डिसोबे किया था। ठीक है। अब कहता है इन 1856 द कंपनी पास अ न्यू लॉ। उसके बाद क्या हुआ? 1856 में कंपनी ने एक नया कानून पास किया विच स्टेट दैट एवरी न्यू पर्सन हु लुक टू अप या हु टुक अप द एम्प्लॉयमेंट इन द company and or the British army had to agree the serve the overseas if required। उन्होंने क्या किया? जब जैसे लगा 1824 के अंदर जब बर्मा को के अंदर जाने के लिए सी रूट्स के थ्रू जाने के लिए जब रिफ्यूज़ किया था वहाँ के सिपोइज ने, तो एट लास्ट उन्होंने क्या किया? 1856 में एक कानून पास किया कि अब जो भी कोई भी अगर ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करता है और अगर उस टाइम पे कोई ज़रूरत पड़ती है तो सी रूट के थ्रू भी उनको जाना पड़ेगा, ये रिक्वायर है। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था बेटा आपका, ये आप लोगों का यहाँ पे क्लियर होता है। ये आपका एनटीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी ही हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।